थोड़ी आपको जंग की तस्वीरें बता देते हैं। ईरान और अमेरिका और इजराइल, इस जंग की आग बढ़ती ही जा रही है। ईरान ने जो अमेरिका के एयरबेसिस पर हमला किया, सबसे पहले उसकी तस्वीर। ईरान ने एक बार फिर अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया है। दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला, दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ड्रोन अटैक किया गया है और इस हमले के बाद इस कॉन्सुलेट में आग लग गई। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल आपने खबर देखी थी, सऊदी अरब में इजराइल की राजधानी, माफ कीजिएगा, ईरान यूएस की एम्बेसी, उसमें बॉम्बिंग हुई थी, ईरान ने की थी। और ये अब ये आ रहा है यूएई में यूएस कॉन्सुलेट पर अटैक। यूएई तो वैसे भी सबसे ज्यादा निशाने पर ईरान के है, और कॉन्सुलेट एम्बेसीज यहां अगर वो ड्रोन से, मिसाइल से, जैसे भी चाहे अगर हमला कर पा रहा है तो ये ईरान की बड़ी कामयाबी है। और ईरान सिर्फ इन्हीं जगहों को निशाना नहीं बना रहा, वो तमाम गल्फ कंट्रीज के जो ऑयल टैंक्स हैं उनको भी टारगेट कर रहा है कि ये तेल की आपूर्ति तो बाधित हो ही हो। ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर हमला किया। फुजैरा पोर्ट के ऑयल हब को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान के हमले के बाद यहां भी भीषण आग लग गई है। वो भी तस्वीर इस वक्त आप उठती हुई देख रहे हैं। और वो जो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जल डमरू मध्य की बात कर रहे थे, एक तस्वीर फिर आई है। वहां लंबी लाइन लग चुकी है शिप्स की, ऑयल टैंकर्स की, जो वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। और ईरान ने बिल्कुल क्लियर, उनके जनरल ने टीवी पे अपने जाके अनाउंसमेंट की है कि यहां से कोई भी शिप अगर निकलने की कोशिश करेगी तो हम उसको बर्बाद कर देंगे, हम उसमें आग लगा देंगे। ये साफ साफ धमकी उन्होंने दी है। केवल एक देश के लिए छूट है और वो है चीन। उन्होंने कहा यहां से चीन के लिए जो तेल जा रहा है उसको हम जाने देंगे, बाकी किसी और टैंकर को हम यहां से निकलने नहीं देंगे। और बाकी यूएई जो है वो ये भुगत ही रहा है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सर याद हो आपको कि हमने इस पर चर्चा पहले की, जब ये शुरू होने वाला था तब भी ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जल डमरू मध्य आप इसे कह रहे हैं, वो एक बड़ा संकट बन सकता है और वो एक दबाव का कारण भी बन सकता है कि ईरान उसके रास्ते से दबाव बनाए, कि किस तरह से पूरी दुनिया में तेल को लेकर एक बड़ा अफरा तफरी भी हो सकती है ये। और ये काम एक दिन में बंद हो जाने से एक दिन में ख़त्म नहीं होगा ना ये संकट, वो तो फिर बहुत महीनों का चल जाता है, लंबा संकट होता है कि किस तरह से वहाँ पर जो शिप्स हैं वो रुक जाएंगे और उससे पूरी दुनिया भर में तेल को लेकर दबाव। तो ये ईरान के लिए एक बड़ी ताकत। ये एक बात बताइए, यूएई पे इतना गुस्सा क्यों पर तो वैसे इतने लंबे समय से सारा जिस तरह से बिहेव किया है यूएई ने, सर कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आता हूं उसमें, सर को पहले ये खबर इस पे हूं अभी 2 मिनट में जी। वहां बोलिए सर को एक बार। अच्छा सर, यूएई का मेन रोल आया था 2 जगह पे, I2U2 के अंदर, यानी कि इंडिया, इजराइल और यूएई एंड यूएस। दूसरा अब्राहम एकॉर्ड पे आ जाता है, जहां पे यूएई ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। कहीं ना कहीं यूएई को देखा जाता है एक पिट्ठू इजराइल का। अच्छा। और इस वजह से बहुत हेट्रेड है ईरान के अंदर यूएई के बारे में। ओके, एक तस्वीर दिखा देता हूं आपको। हम यूएई की बात कर रहे हैं, अब यूएई के पास दूसरा संकट भी है, वो है नैरेटिव का, इमेज का। अब अगर दुनिया में ये मैसेज जाने लगे कि भाई इजराइल, ईरान तो बहुत मार रहा है यूएई को, ईरान में, यूएई में तो कहीं भी बम गिर जा रहा है, दुबई सेफ नहीं है, अबू धाबी सेफ नहीं है, शारजा में आग लगा देता है ईरान जाकर के, तो वहां दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का दफ्तर है, बड़ी से बड़ी कंपनी का दफ्तर वहां पर है। क्या होगा उसका? वो जो पूरा कॉर्पोरेट दुनिया है वो तो हिल जाएगी। अब वो मैसेज ना जाए, इसके लिए, ये बताने के लिए कि दुबई बिल्कुल सेफ है, ये हैं दुबई के राजा, बल्कि ये यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये दुबई के एक मॉल में घूमने के लिए गए, जानबूझ के ये काम किया गया। ये तस्वीरें निकलवाने के लिए वहां गए, बच्चों से मिले, कोई रैंडम, कोई फर्क नहीं, रैंडम कोई आदमी आ रहा है, वो बात कर रहा है, हेलो सर हाउ आर यू, तो वो उसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। दुबई सरकार की तरफ से वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों से वीडियो बनवा के भिजवाया जा रहा है कि दुबई में कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसको प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि अभी जो दुबई से भारत आए हुए नागरिक हैं वो बता रहे हैं कि विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, बम की आवाज सुनाई दी। तो इसलिए ये जो एक मतलब मैनेज करने का कोशिश हो रही है, जो आप कह रहे हैं ना कि एक बहुत बड़े संकट में दुबई फंसा हुआ है, अबू धाबी फंसा हुआ है, उसको मैनेज करने की कोशिश करा कि पूरी दुनिया में ये मैसेज नहीं जाना। मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं कि वहां की पुलिस या सिक्योरिटी जो भी लोग हैं वो आम लोगों से कह रहे हैं कि कहीं आग लग जाए, कहीं ड्रोन गिर जाए, उसका वीडियो ना बना के बातें हो रही हैं। और अलर्ट मैसेज भी दिया गया। दुबई में रह रहे हैं उन लोगों ने भी चर्चा हो रही है कि वहां पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि बम गिर भी रहे हैं, ये सब है, लेकिन दुबई प्रशासन, दुबई सरकार उसको सामान्य करने की भी कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत अफरा तफरी हो गई है दुबई में, ये भी नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वीडियो तो ऐसा मेरे पास हमारे मेहमानों ने दिया है, किसी दुबई से एक दर्शक ने एक वीडियो भेजा और वो
कल मैं आपको दिखवा दूंगा वो वीडियो। वो इंडिया वीडियो टीवी का क्या वीडियो है है? वो। ये कहानी कुर्सी की प्रोग्राम देख रहे हैं दुबई में एक दर्शक बहल साहब, जी सर। टीवी पे कहानी और उसी कुर्सी की समय- प्रोग्राम देख रहे हैं। ये युद्ध के दूसरे दिन का वीडियो है जी। वीडियो बनाया उन्होंने ऐसे टीवी, और टीवी से फिर खिड़की की तरफ ऐसे कैमरा घुमाया बम और गिरा। बाहर आग लगी हुई है, बाहर जो है बम गिरा हुआ है। हाँ, तो इसलिए वो दुबई में उस तरह की अफरा तफरी भी नहीं है, और इसीलिए जो दुबई के ये क्राउन प्रिंस हैं और राष्ट्रपति हैं, दोनों बाहर इसीलिए आए। उससे एक माहौल भी बनता है ना कि देश में जो लोग रह रहे हैं, बाहर के बहुत लोग दुबई में रहते हैं और हिंदुस्तानी तो खासतौर से हैं, तो ये अफरा तफरी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी तो उसकी चिंता नहीं, बिल्कुल बढ़ती है। ठीक बात है, पैनिक नहीं है, पैनिक पैनिक नहीं है। होना भी नहीं है। अब तेल अवीव पर ईरान की बड़ी एयर स्ट्राइक, उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है ईरान। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरान की तरफ से जो है वो चलाई जा रही है। मैंने भी कुछ ऐसे वीडियोस देखे, वो क्लियर नहीं होता, फिर वो ग्रोक से पूछना पड़ता है कि ये एआई जनरेटेड है कि असली है सर। वो इतनी तेजी से निकलते हैं। सो हाइपरसोनिक मींस मोर फास्टर देन साउंड, 5 गुना ध्वनि से तेज, यानी कि जब तक आपकी आवाज रुकती है उससे 5 गुना पहले वो पहुंच जाती है मिसाइल। और ये जो मिसाइल्स हैं ज्यादातर 15 से 16 माक यानी कि 18 से 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती हैं। इनको पकड़ना ना केवल ईरान नामुमकिन, के पास है ही और वो यूज कर रहा है। बिल्कुल उनके पास है, और इनकी कई वैरायटीज है उनके पास। खैबर शिकन हो गया, या फिर इनका फाता की मिसाइल है, या खैबर शिकन खुर्रम का शहर तो इस्तेमाल 4 किया है, है उन्होंने। तो जखीरा है। और आजकल इनके पास 4th जनरेशन मिसाइल्स है जो हवा में मनूवर भी कर सकते हैं, या फिर उनके मल्टीपल वॉरेट्स हैं। मल्टीपल वॉरेट्स का मतलब एक ही मिसाइल के अंदर 4 या 5 छोटे वॉरेट्स हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल वॉरेट इंडिविजुअल टारगेट पे जाएगा और उसको आप इंटरसेप्ट भी नहीं कर क्लस्टर सकते। मिसाइल क्या आप कुछ बोलते हैं शायद? एक और चीज है, क्लस्टर मिसाइल में तो 20, 28, 30 ऐसे छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं, जो कि एक पूरा एरिया जो 5 से 6 किलोमीटर का है, उसको पूरे एरिया के अंदर वो बॉम्बलेट्स गिरते हैं और पूरा का पूरा एरिया को ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है, एक मुझे अभी भारत की खबर बताई जा रही थी, अगर है तो दीजिए जरा वो तस्वीरें फिर। जी, महबूबा मुफ्ती नेतन्याहू की तस्वीर का पोस्टर चला रही हैं। ये कश्मीर से तस्वीर आई है। ये महबूबा मुफ्ती को आप देखिए त्रिपाठी जी, नेतन्याहू पर गुस्सा निकालने का तरीका। ठीक है, हम लोग कई बार तस्वीरें भी दिखा चुके हैं, बता भी चुके हैं आपको। कश्मीर में देश के और हिस्सों के अलावा साथ वहां पर शिया तादाद बहुत है और उनकी नाराजगी है, खासकर आयतुल्ला के मारे जाने के बाद। नेतन्याहू ट्रंप की तस्वीरें और पोस्टर महबूबा मुफ्ती जला रही हैं, बहुत नाराज थी हैं। जिस रोज ये हमला हुआ उसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी, और कल मैंने ऐसे भी वहां पर समूह की तस्वीरें देखी। मैंने दिखाना आपको क्यों समझा, कश्मीर बनेगा हिजबुल्ला, ये नारे लग रहे थे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये लोगों को जानना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती को खामनेई के मानने वाले श्रीनगर में कतई पसंद नहीं करते। सबसे पहली बात यहाँ से शुरू करना जरूरी है। महबूबा मुफ्ती पॉलिटिकली जिस अवस्था में हैं, वहाँ उनके लिए ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत हार्डलाइनर हैं, एक्सट्रीमिस्ट है महबूबा, और महबूबा को जो उनकी राजनीति है उसको पूरी तरह से श्रीनगर ने, कश्मीर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। वो बहुत बुरे हाल में चल रही हैं। अब आदमी के पास जब कुछ नहीं होता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष हैं और वो हमारा मित्र राष्ट्र है। मैं कई बार कहता हूं कि विदेश नीति के मामले में देश का कोई नेता अगर भारत से अलग जा रहा है तो इसका मतलब वो देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ हद तक है तो वो देश विरोधी गतिविधि भी है। लेकिन उनको लगता है कि इसके जरिए वो थोड़ा सा पांव जमा पाएंगे, इसीलिए वो बहुत, जिसको कहें थोड़ा एक्सट्रीम होकर उस पर बात कर रही है। खामेनेई से कोई महबूबा मुफ्ती का कभी कोई प्रेम स्नेह नहीं रहा। वो तो सोनिया जी को काउंटर करने के लिए सामने आई। हाँ, जाहिर है। तो सोनिया जी को काउंटर करने के लिए देखिए क्या है, सोनिया जी ने दुख प्रकट करते हुए आर्टिकल लिख दिया, तो अब महबूबा जी को लगा कि अब आर्टिकल से तो काम चलना नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि सीधे सीधे नेतन्याहू के फोटो जलाने ही पहुंच गई। क्या है, सबकी नज़र उस भीड़ पे टिकी हुई है जो श्रीनगर के लाल चौक पे इकट्ठा हुई थी। महबूबा जी को भी लग रहा है भीड़ हमारे साथ आ जाएगी तो हम फारूक अब्दुल्ला परिवार से मुकाबला कर सकेंगे। सोनिया जी को लग रहा है ये भीड़ हमारे साथ आ जाएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर लेंगे। तो भीड़ को अपने साथ जोड़ने के लिए कहीं पे आर्टिकल लिखा जा रहा, कहीं पे तस्वीर जलाई जा रही है। अच्छा, ठीक है सर। चलिए अब आगे, ये तो राजनीति है, होगा ही। अब ट्रंप साहब की एक मुसीबत और चल रही है इस वक्त। पहली मुसीबत तो यह कि जंग कितनी लंबी चलेगी। बातें तो वो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम तो इनडेफिनेटली लड़ाई कर सकते हैं, हमारे पास इतने स्टॉक पाइल है हथियारों की। दूसरी ओर उन्हीं की अखबार खबर छापते हैं कि हमारी जो एयर डिफेंस जो है वो खत्म होता जा रहा है, उसकी स्टॉक फाइल खत्म होती जा रही है। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम यह है कि उनके सहयोगी उनके साथ नहीं, उनके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन के ऊपर सवाल उठाया था आपके ऑन में। ईरान पर हमले के दौरान ब्रिटेन की तरफ से पहले तो यह कहा गया कि हम डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
फिर बाद में कहा गया कि हम अपने सैन्य अड्डे का केवल रक्षात्मक उपयोग करने की अनुमति अमेरिका को देते हैं और हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। मतलब यूके का कोई सिपाही सेना का या यूके का जहाज वो इस जंग में शामिल नहीं होगा। अब ट्रंप पहले नाराजगी जता चुके थे। कियर स्टारमर ने अपने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जितना चाहे हम पर नाराज होने ट्रंप, हम करेंगे वो जो हमारे हित में है और मैंने अनुमति केवल और केवल एयर डिफेंस के लिए दी है, अपने बेस का उपयोग करने के लिए। यहां से कोई जहाज उड़ान भर के ईरान पर बम नहीं गिरा सकता। The US requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose because they have the capabilities to do so. Yesterday evening, we took the decision to accept that new request in order to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. To be clear, the use of British bases is limited to the agreed defensive purposes. We are not joining the US and Israeli offensive strikes. President Trump has expressed his disagreement with our decision not. अब यूके का ऐसे खुल के जवाब देना अमेरिका के राष्ट्रपति को, ये इससे पहले आप कब मुमकिन सोचते थे? लेकिन ये रिश्ते तो बिगाड़े हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड नेटो को गालियां दे के, नेटो तो मेरी वजह से चल रहा है, मेरे पैसे ना हो तो नेटो खत्म हो जाएगा, यहां तक पहुंचा दिया उन्होंने। सबसे अहम अपने एलाई को खत्म कर दिया। जितनी जंगें पिछले दो दशकों में लड़ी है ना अमेरिका ने, यूके हमेशा साथ रहा है, हर वक्त साथ रहा है। अब ट्रंप का रवैया लेकिन बदलाव ऐसा नहीं है। ऐसे बैठे हैं वो ट्रंप और एक वो आए जर्मनी के चांसलर, आमने सामने बैठे हुए। ये इसकी वो तस्वीर दे दीजिए जरा। और ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो बात कर रहे हैं स्पेन की। स्पेन ने भी मना कर दिया कि हम इस जंग में नहीं आएंगे। और वो क्या कह रहे हैं कि स्पेन कह रहे हैं कि हम अपना एयरबेस नहीं देंगे, लेकिन मुझे उनकी परमिशन की जरूरत थोड़ी है, मुझे चाहिए होगा तो मैं चला ही जाऊंगा लेने, मैं ले ही लूंगा। अरे यार, स्पेन एक संप्रभु देश, वो अपनी अगर कोई रक्षा से जुड़ा आपको नहीं कोई एरिया दे रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे परमिशन कौन मांग रहा है तुमसे, मैं जाके यूज कर लूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ये सर वो बयान है छोटा सा, सुना दीजिए। In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases. And that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. But we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. But they don't have great leadership. दुनिया ने ऐसा नेता नहीं देखा भाई इससे पहले। मतलब हिटलर तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा आदमी कहां आपने देखा कि जो किसी चीज कोई नॉर्म्स ही नहीं मानता। ये इंटरनेशनल को ऑर्डर को एक अलग से रूल बेस्ड ऑर्डर इसने बना दिया, जिसका नाम ही ट्रम्प्स रूल्स है। ये ना केवल न्यू कॉलोनिस्ट रूल्स हैं, लेकिन इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम बेस में इस्तेमाल कर लेंगे, आप क्या कर लोगे उसका। ये दादागिरी है। आप अपने एलाइज के, स्पेशली नेटो एलाइज को ये धमकी दे रहे हो। खासकर स्टेमर के बारे में तो उन्होंने कहा अब विंस्टन चर्चिल नहीं हो, ये यहां तक की बातें उन्होंने कर दी हैं। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अमेरिका यूज कर रहा है डीगो गार्शिया को, लेकिन वो जो बाकी बेसेस हैं, कतर हो गया, ओमान के अंदर हो गया, या सऊदी अरेबिया में, उन बेसिस पे ये सिर्फ एयर डिफेंस कर सकता है। पर डीगो गार्शिया से वो अपने B2 बॉम्बर्स और B1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक चीज है जो जहां पे थोड़ा प्रश्न मार्क है, क्या डीगो गार्शिया को भी मना किया है ब्रिटेन ने? जहां तक मुझे पता है कि तो बड़ा क्लियर है कि मैंने केवल डिफेंसिव यूज के लिए दिया है। लेकिन डीगो गार्शिया का इस्तेमाल अमेरिका बहुत सालों से कर रहा है, कई दशकों से कर रहा है, और वो उसको हैंडओवर ना कर। एक वही तो झगड़ा हुआ था ना जब मना कर दिया था यूके ने। इसमें कहां से सवाल, हम लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि वो सॉवरन कंट्री तो ईरान भी था जिस पर उन्होंने हमला किया, उनका क्या लेना देना? दोस्त था, सबसे पक्का दोस्त था। दोस्त कौन है उनका? दोस्त तो हम भी थे। अब आप उनके दोस्त की परिभाषा भी छोड़ दी। ट्रंप ऑर्डर, ट्रंप रूल वो अलग तरीके से चल रहा है और वो शुद्ध तौर पर दादागिरी कर रहे हैं। और उन्होंने पहला स्टेप जब किया था कि यूएन को, यूनाइटेड को और खत्म किया था, माना कि हम नहीं मानेंगे, इसको विड्रॉ कर लेंगे। और वेनेजुएला पर जिस तरह से किया मादुरो के साथ, ही नीति है। एक बार पूरा कर लें सर। हाँ, मादुरो के साथ, तो इसलिए अब उनके पास कोई नॉर्म्स नहीं बचे हुए और वो चाहते, एक तो
अभी वैसे ही परेशान है, आप उनको परेशान कर रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे वो नहीं हुआ। मतलब वो तो खामेनेई फैमिली के पास ही वापस आ गया, तो सारे इस झगड़े का, जंग का क्या मायने हैं, तो अब वो समझते हैं। और जिस तरह से और देश हैं, यूरोप के बहुत सारे देशों ने एक तरह से उनका साथ देने से इनकार कर दिया। नेटो पूरा तो आया ही नहीं। हाँ सर, ट्रंप की एक ही नीति है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और उसी नीति पे उनको लगता है कि वो सक्सेस होते जाएंगे। जैसे अभी बहल साहब ने कहा गुंडागर्दी का, अब उसको देसी अंदाज में समझे तो अपने यहाँ कई बार जब रेल में सफ़र करते हैं तो रिजर्वेशन वाला जो होता है बेचारा वो खड़ा रहता है और आदमी सीट पे कब्जा करके बैठ जाता है कि नहीं अब तुम दूसरी सीट पे जाके बैठो। तो जो स्पेन की जो आपने उदाहरण दिया ना, उस पर वो यही कह रहे हैं, कह रहे तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं तो ले लूंगा। और ब्रिटेन को भी उसी टाइप से धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो नहीं धमकेगा तो कहते हैं कि फ्रांस हमारा अच्छा दोस्त है, ब्रिटेन तो खराब है। अरे ये तो खैर दोस्त है। अब इनके जो अपने पॉलिटिकल राइवल है अमेरिका के अंदर, वो अब हालांकि उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन वो तो पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं, ट्रम्प ये बताएं हमला किया क्यों, वजह तो बताओ, हमला करने की क्या वजह थी। कई जगहों पर हमने ये देखा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, ऑस्टिन, डलास, कैंसस, डिट्रॉइट, इन तमाम शहरों में, 40 शहरों में बड़ी संख्या में लोगों ने उतरकर युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। ये देखिए आप तस्वीरें, और वो लोग कह रहे हैं कि ये तो खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कह रहे थे। उनसे पहले जो राष्ट्रपति करते थे उसकी ये निंदा करते थे कि उन्होंने जंगों में झोंका, और अब 3 दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के बंद कमरे में बैठकर 8 सेनेटर्स के ग्रुप को एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें बताया गया कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था, अमेरिका ने सिर्फ इजराइल के कहने पर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की है। तो ये अब वहां लोग पूछ रहे हैं कि जब खतरा नहीं था तो तुम क्यों किसी तीसरे देश के लिए तुम जंग में कूदे, और अपने लोग मर रहे हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी और लोगों की जानें भी जा सकती हैं। त्रिपाठी जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि हम लोग उनके जो चाहे डोमेस्टिक फ्रंट की बात कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि उनके जो सहयोगी हैं, नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बाकायदा इजराइल को समर्थन देने की बात की। फैक्ट ऑफ द मैटर, किसने? नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने इजराइल को समर्थन देने की बात की। नंबर 1। नंबर 2, ये जो यूरोपीय यूनियन है वो बात कर रहा है, वो अर्दोगन से भी बात कर रहे हैं, दूसरी जगह भी बात कर रहे हैं कि युद्ध खत्म हो, लेकिन वो सारे लोग भी कह रहे हैं कि हमारा जो रक्षा का अधिकार है हम उसको अब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं क्योंकि रेड लाइन क्रॉस कर दिया। जो ब्रिटेन कह रहा है कि हम ट्रंप के साथ नहीं जाएंगे, उसके कतर से भी रिश्ते हैं, और कतर के बेस से जो उन्होंने अभी 2 इंटरसेप्ट किया है जो ईरानियन ड्रोन को, क्या वहां पर ये जा चुका है मामला जहां आप ये कहेंगे कि अच्छा हम ठीक है हम नहीं जाएंगे लड़ाई में, लेकिन अचानक एक कंटापा पे पड़ गया तो आपने कहा कि अरे हम कैसे नहीं मारेंगे। मतलब आप इसको जरा इस तरह से देखिए, ये वाला मसला अब नहीं है ना, टेरिटरी चेंज हो रही है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर ईरान इजराइल की लड़ाई हो रही होती तो शायद ये हो जाता, लेकिन अभी क्या है कि उन बेसेज में सिर्फ अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, इनके साझा बेसेज हैं उन देशों में जहां ईरान हमला कर रहा है। जहां तक डोमेस्टिक फ्रंट की बात है, सबको यह समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा वहां का अपोजिशन चिल्लाएगा, मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप उतने और मजबूत होकर निखर कर आने वाले हैं, और इसीलिए वो इसको और ज्यादा चाहते हैं कि आवाजें उठे। तो अब वो नए सिरे से बता रहे हैं। नहीं क्यों, ये तो बात सही है कि ट्रंप ने कहा था मैं कि कोई जंग में नहीं जाऊंगा। नहीं बिल्कुल, तो अब वो बता रहे हैं ना मैं जंग में नहीं गया हूं। देखिए दोनों का नैरेटिव है, वहां का जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि आप जंग में गए, वो कह रहे हैं जंग में हम नहीं गए, 1979 से ये हमारे खिलाफ जंग में आया। ऐसे वो 1 दर्जन से अधिक इंस्टेंसेज गिनाते हैं और कहते हैं कि ट्रंप ये जंग खत्म कर रहे हैं, जब तक खामेनेई रहेगा ये जंग चलती रहेगी, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये नारे लगते रहेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को ये समझा। वैसे एक सर्वे आया, मुझे टीम बता रही थी, अमेरिका में एक सर्वे हुआ है, 69% लोग इस वॉर के खिलाफ है। अब ये सर्वे हमारे भी गलत होते हो सकता है, उनके भी गलत हो जाते हो। नहीं ठीक है, वॉर के खिलाफ तो मतलब होना ही चाहिए, लेकिन होता क्या है जब आप सेंटिमेंट एक बार कैच कर लेते हैं ना, तो फिर वो सर्वे बड़ी तेजी में बदलता भी है। अच्छा चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं सर। कल बड़ा नेशनलिस्टिक कंट्री है, और आप देख लीजिए बाइडेन साहब रहे, वो वॉर में खड़े रहेंगे साथ। सर नेशनलिस्टिक मत कहिए सर, एक मिनट, अमेरिका अहंकारी है, वो लोगों की बात सुप्रीमेसी है। लोग और अमेरिका दोनों, लोग को अलग मत कीजिए। वो अमेरिकन मानते हैं कि हम दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, चाहे उसके लिए युद्ध करना पड़े या चाहे जो करना पड़े। वेनेजुएला और ईरान के लिए पीस ऑफ नोबेल मिलेगा।